नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसद टीवी में। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बात होगी देश, दुनिया और राज्यों की हर जरूरी खबर की। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सांबा जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में होंगे शामिल। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। टीवी चैनलों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। सनसनीखेज कवरेज और भड़काऊ हेडलाइन से बचने की सलाह। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने की अपील। अनिश्चितता के दौर में कर्ज के तनाव से जूझ रहे देशों की मदद की जरूरत। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुपक्षवाद पर जोर। कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक। यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र पर नियंत्रण के लिए पूर्वी डोनबास में रूसी हमले तेज। कीव और मॉस्को के बीच शांति को लेकर कवायद तेज। राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया ने जीता गोल्ड। बजरंग पुनिया और गौरव बालियान को रजत। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम को स्वर्ण पदक। हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह ने जम्मू के सुजवान इलाके का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावर मारे गए हैं। एनआईए प्रमुख के साथ सीआरपीएफ जम्मू सेक्टर के महानिरीक्षक पीएस रणपसे भी मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विकास, साझेदारी और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस विशेष संबंध के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार 30 अप्रैल को अपने पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे। यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों को पढ़ाई के लिए पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी है। यूजीसी और एआईसीटीई की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान की किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक भारत में रोजगार पाने या उच्च शिक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने तमिलनाडु में हाईकोर्ट के 9 मंडला प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने की अपील की। देश में एक दिन में 2,527 और मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा पहुंच गई है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। शंघाई के निवासियों को कम से कम और 5 दिन लॉकडाउन से राहत नहीं मिलेगी। शहर प्रशासन ने कुछ जिलों में निवासियों की आवाजाही पर प्रतिबंध और सख्त कर दिए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि महामारी के खत्म होने तक कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में इमानुएल मैक्रों की जीत की संभावना अधिक है, जबकि धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मेरिन ली पेन की राह मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि रविवार को दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल को लेकर जा रहे एक वाहन पर हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां बरसा दी, जिससे उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है। जहेदान शहर में घात लगाकर किए गए हमले में जनरल हुसैन अलमासी बच गए हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। मृतक सुरक्षाकर्मी की पहचान महमूद अफसलान के तौर पर की गई है। उत्तरी अफगानिस्तान में एक मस्जिद और धार्मिक स्कूल में हुए बम विस्फोट में कम से कम 33 लोगों की मौत हुई है, जिनमें धार्मिक स्कूल के छात्र भी शामिल हैं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में सांबा में पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। दौरा करने से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री रविवार को जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के बीच हर बारहमासी संपर्क स्थापित करने के लिए बनिहाल कांजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने और देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करने के लिए इस दौरे पर हैं। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है या जिनकी आधारशिला रखी जाएगी, वो बुनियादी सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने, आवाजाही में सुगमता और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल कांजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 9.25 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और कांजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। ये एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जो दोनों ओर के यातायात के लिए है। सुरंग जम्मू कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज का भी शिलान्यास करेंगे, जिस पर करीब 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। अन्य परियोजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। रतले जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट उत्पादन वाली इकाई है। जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का और विस्तार करने और कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष रंजन जुड़े हैं। फिलहाल उनका हम रुख करेंगे। हर्ष, देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे पर हैं और हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सरकार लगातार यहाँ हालात सुधारने पर काम करती आ रही है। अब बदले परिदृश्य में प्रधानमंत्री के इस दौरे की किस तरह से सिग्निफिकेंस को समझा जाए? जी प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा और कल का दिन जो है वो बेहद ख़ास अहम है क्योंकि 24 अप्रैल ये हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी मौके पर वो जम्मू जा रहे हैं। आपने अपने खबर में बताया कि वो पल्ली गांव जाएंगे। बेसिकली लगातार सरकार की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि देश में पंचायतें बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, तभी हमारा जो इतना बड़ा लोकतंत्र है जिसकी दुनिया में चर्चा होती है वो और मजबूत होगा और इसको मजबूत करने की दिशा में जो प्रयास किए जाएंगे वो भी बेहद लोकतांत्रिक हो। तो इस मौके पर जब वो पल्ली गांव जाएंगे तो देश का पल्ली पहली ग्राम पंचायत होगी जहां पूरी तरीके से सौर ऊर्जा, इसको आप कह सकते हैं कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी। सबसे पहले 500 किलोवाट का वहां सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का कल मोदी जी उद्घाटन करेंगे और पूरा गांव जो होगा वो बिजली पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। आगे दूसरी देश की जो पंचायतें हैं वो भी इसको फॉलो करें, ऐसी सरकार की योजना है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि किस तरीके से देश में पंचायतों को मजबूत किया जाए और 6.5 लाख से ज़्यादा हमारे देश में गांव हैं, 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं। काफ़ी सारे सरपंच वहाँ जुट रहे हैं और जो नहीं आ पाएंगे वो प्रधानमंत्री को वर्चुअली सुनेंगे और इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक एस्पेक्ट तो ये है पंचायती राज दिवस का। दूसरा, अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, ये आपने बताया। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जम्मू कश्मीर शामिल हो मुख्य धारा में, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें जैसा कि वादा किया गया था 370 हटने के समय। ये 20,000 करोड़ के परियोजनाओं से लगभग 51,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम देख रहे हैं और 2.5 लाख से थोड़ा कम 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यूएई से एक प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है जिसके साथ भी चर्चा की जाएगी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो कल प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूक्रेन संघर्ष और दिल्ली दंगों की कवरेज पर आपत्ति जताते हुए समाचार चैनलों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श में मीडिया को अतिशयोक्तिपूर्ण बयानों और सनसनीखेज टैगलाइन प्रसारित करने
और अपुष्ट सीसीटीवी फुटेज प्रसारित करने से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज में अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 75,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाने के साक्षी बने। कार्यक्रम स्थल तब लोगों की तालियों से गूंज उठा जब वहां लगे विशाल स्क्रीन पर झंडा लहराने वालों की संख्या 77,700 दिखी। बिहार में जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह की 164वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास में बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया गया और उनकी वीरता और योग्यता के अनुरूप इतिहासकारों ने इतिहास में उन्हें स्थान नहीं दिया, लेकिन आज बिहार की जनता ने बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर अमर करने का काम किया है। राजा वीर कुंवर सिंह को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायकों में से एक माना जाता है। कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इसे किया गया है। मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। भारतीय सेना की इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में न्यूनतम भूमिका होती है। गुवाहाटी में 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान समारोह में शामिल होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने आफ्सपा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना यही चाहती है कि जल्द ही जम्मू और कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हो और वहां से भी आफ्सपा हट सके। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही असम के 23 जिलों से आफ्सपा पूरी तरह से हटाया गया। मणिपुर और नागालैंड के 15 पुलिस थानों से आफ्सपा हटाया गया है और ये अपने आप में बहुत अहम है। और यह जो आफ्सपा हटाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में ड्यूरेबल पीस और स्टेबिलिटी जो आ रही है उसी के कारण ये आफ्सपा हटाने की स्थिति पैदा हुई। और इसलिए इसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की जितने भी सराहना की जाए कम है। जम्मू कश्मीर की हमारी आर्मी, हमारे तीनों सर्विसेज के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त हो, ऐसे हालात पैदा हो। यदि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा है, लगा हुआ है, तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ने के साथ ही मजबूत हुए हैं। निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेने यहां आई थी। इस दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें की और कई बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने अपनी यात्रा के समापन पर वॉशिंगटन डीसी में भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बातचीत में कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध हर दिन बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माना जाता है कि वो एक मित्र है, लेकिन उस मित्र की भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित तौर पर अमेरिका से दोस्ती चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका भी मित्र चाहता है तो वो मित्र कमजोर मित्र हो सकता है, लेकिन उसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। Your neighborhood is what you have as a given. You have to keep that in mind when you're talking relationship. And India certainly wants to be a friend. But if US also wants a friend, the friend can't be a weak friend. The friend should be not weakened. So we are taking decisions, we are taking calls, we are taking calibrated position because we need to be strong where we are, given the geographical locational realities.
फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। It is a grey zone battle. You are fighting with shadows. You are fighting with invisible men. We are fighting with people who merge into civil population. It's difficult to identify. You are there for security, providing security to your own people, to your Indians. The armed forces, the paramilitary and the security forces be allowed the cover that it provides to proceed effortlessly with their operations, or should it be lifted to address public and political concerns? Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की सुशासन पहलों पर चर्चा की और सरकार की परिवर्तनकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इंदौर में अगले साल 9 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने त्रिपुरा में अगरतला और बांग्लादेश में अखौरा को जोड़ने वाली अगरतला अखौरा रेलवे लिंक परियोजना की समीक्षा और निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चंबा निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी है। रैली में उमड़ी भीड़ से ये लगने लगा है कि इस बार भी बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश की खस्ता हाल के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हेस्को गांव में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें हेस्को के माध्यम से संचालित पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बागलकोट में केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में बीते गुरुवार से ही हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है। शिमला में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से 24 राज्यों के 250 से अधिक चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में कलाकार अपना जौहर दिखा रहे हैं। केरल के कोट्टायम में स्कूल के छात्रों ने स्कूल का कायाकल्प कर दिया। बच्चों ने बेहतरीन पेंटिंग बनाकर स्कूल की तस्वीर बदल दी है। स्कूल इन द फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बच्चों ने पूरी दीवार की पेंटिंग की है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत उसे ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए राजी हो गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने कहा कि भारत से मिलने वाली इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल कच्चे तेल के आयात के लिए किया जाएगा। विदेशी मुद्रा के अभाव में श्रीलंका अपनी ईंधन जरूरत के लिए तेल भी आयात नहीं कर पा रहा है। हालांकि
श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से त्वरित वित्तीय मदद के लिए गुहार लगाई हुई है, लेकिन इस राहत पैकेज पर बातचीत में हो रही देरी को देखते हुए भारत ने अपनी तरफ से उसे $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा दी है। भारत ने इसके पहले फरवरी में भी श्रीलंका को ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस की अगले हफ्ते आमने सामने बैठकर तत्काल शांति की अपील करने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से अलग अलग मुलाकात करने का कार्यक्रम है। एंटोनियो गुतरेस मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मेजबानी करेंगे। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गुतरेस राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात करने गुरुवार को यूक्रेन जाएंगे। दोनों नेताओं पर गुतरेस का उद्देश्य उन कदमों पर चर्चा करने का है जो लड़ाई को खत्म करने और लोगों की मदद करने के लिए अभी उठाए जा सकते हैं। इस बीच रूस ने अपनी सैन्य इकाइयों को मारियोपोल बंदरगाह से पूर्वी यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। मारियोपोल कई सप्ताह की बमबारी के बाद काफी हद तक मलबे में तब्दील हो गया है। शहर के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट की मुख्य इमारत को आग की लपटों में घिरा भी दिखाया गया। डोनबास के कई शहर और गांव और साथ ही खार्किव क्षेत्र बमबारी की चपेट में आए हैं। ये यूक्रेन के पूर्वी इलाके में एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे क्रेमलिन ने युद्ध का नया केंद्र घोषित किया है। वहीं बात खेलों की, मंगोलिया में खेली जा रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आज का दिन भारतीय पहलवानों के नाम रहा। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता रवि दहिया ने गोल्ड और बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। रवि दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। रवि दहिया ने फाइनल में कजाकिस्तान के रजक कलजान को टेक्निकल सुपियोरिटी से हराया है। उन्होंने रखद कलजान के बाएं पैर पर अटैक करके उन्हें लॉक कर दिया और बाउट को जल्द ही खत्म कर दिया। वहीं बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बजरंग फाइनल में ईरान के रहमान मूसा से 3-1 से हार गए। 79 किलो वर्ग में गौरव बालियान ने रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल में ईरान के पहलवान ने रोमांचक मुकाबले में हराया। उधर भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व कप के पहले चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी की जोड़ी ने तुर्की में आज खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में फ्रांस को 1 अंक से हराया। मैच में पहले और दूसरे सेट में फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन भारतीय टीम ने इसके बाद शानदार वापसी की और तीसरा सेट 60-58 के अंतर से जीतकर कुल स्कोर को 173-174 कर दिया और इसके बाद चौथे सेट में 59 का स्कोर बनाया। वहीं फ्रांसीसी टीम दबाव में 57 अंक ही बना पाई। इस तरह से भारत ने 1 अंक से सोने का तमगा जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का कल बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। समारोह में कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को समेटे रंगारंग कार्यक्रम और लेजर शो का आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेलों समेत 20 तरह के खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3,879 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लंदन में लग्जरी क्लासिक कारों की प्रदर्शनी की तस्वीरों के साथ। आप देखिए झलकियां और अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।